गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 संज्ञा के विकारी तत्व। इससे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम इनके विकारी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। दो प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है या उसका रूप बदल जाता है। जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी तत्व कहा जाता है। तो विकारी क्या कहलाते हैं? विकारी वे शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग, वचन और काल में रखने पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और जिन शब्दों को लिंग, वचन और काल में रखने पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़कों ने खेल शुरू किया, लड़कियों ने खेल शुरू किया। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का एवं लड़की शब्दों में परिवर्तन के मुख्य कारण है लिंग, वचन और कारक। ये तीनों ही संज्ञा के विकारक या विकारी तत्व माने जाते हैं। उपयुक्त शब्दों में दादा और अभिनेता से पुरुष जाति का तथा दादी और अभिनेत्री से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इसमें दादा और अभिनेता ये क्या है? ये पुल्लिंग है। और पुरुष जाति का तथा दादी और अभिनेत्री से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसी को हम लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या कहलाए? इस प्रकार वे शब्द रूप जिनसे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। वे शब्द रूप जिनसे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे छात्र, बच्चा, राजा, कुत्ता, मामा, चाचा, हाथी आदि। इसके बाद स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, बच्ची, पत्नी, दासी, हाथी, हाथनी आदि। इसके बाद लिंग की पहचान। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं का होता है। सजीव शब्दों के लिंग निर्धारण उनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व के अनुसार, किंतु निर्जीव शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों और महीनों के नाम। ये सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। ये सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे अमरूद, कटहल, ये फलों के नाम हो गए। ये वाले फलों के नाम क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। धातुओं के रूप तांबा, पीतल, सोना आदि। अनाजों के नाम जौ, मक्का, चावल। ग्रहों के नाम मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दिनों और महीनों के नाम जैसे कि रविवार, सोमवार, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। ध्यान दें, पेड़ों में इमली, खुमानी, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। पेड़ों में इमली, खुमानी, धातुओं में चांदी, अनाजों में अरहर, ज्वार, बाजरा, ग्रहों में पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। ये चीजें जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें आपको ध्यान देना है। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं नदियों के नाम गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, चित्रा, स्वाति आदि। ध्यान दें, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी पुल्लिंग माने जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र और सिंधु किस में आएंगे? ये दोनों जो है पुल्लिंग में माने जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को आ में बदलकर छात्र, छात्रा, सुत, सुता, बाल, बाला, कांत, कांता, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया, अध्यक्ष, अध्यक्षा, महोदय, महोदया। इसके बाद आता है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ या आ को ई में बदलकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाते हैं। जैसे देव का देवी, भतीजा का भतीजी, नाना का नानी, बकरा का बकरी, दादा का दादी, अच्छा का अच्छी, बेटा का बेटी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। इस तरह जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लिया जाता है।
इस तरह आपकी बुक में देखिए सब जगह दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तीसरा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ या आ को इया में बदलकर चूहा का चूहिया, डिब्बा का डिबिया, बंदर का बंदरिया, खाट का खटिया। इसी तरह आ को आनी में बदलकर नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी। इसी तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले अ को ईका में बदलकर गायक का गायिका, प्रेषक का प्रेषिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, शिक्षक का शिक्षिका, पाठक का पाठिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को नी में बदलकर ऊँटनी, सिंहनी, भील का भीलनी, रीछ का रीछनी, सरदार का सरदारनी। इसी तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर माली, मालिन, नाती, नातिन, नाती, नातिन और धोबी, धोबिन, सांप, सांपनी, सुनार, सुनारिन, पुजारी, पुजारिन, नाग, नागिन, ग्वाला, ग्वालिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर हाथी, हाथिनी, स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, हंस का हंसनी। इस तरह जो है जोड़ करके इनी जोड़ करके हम क्या बना देते हैं, इनी लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। इसी तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले ता को त्रि में बदलकर दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, भारता, भारत्री। फिर है मान और वान को क्रमशः मति और वती में बदलकर गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, कीर्तिमान, कीर्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, रूपवान का रूपवती, श्रीमान का श्रीमती। इस तरह जो है शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने पर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जैसे देखिए वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, माता का पिता, कवि का कवित्री, बैल का गाय, इधर दूल्हा का दुल्हन, ससुर का सास, भैया का भाभी, वर का वधू, साधु का साध्वी, विद्वान का विदुषी, बादशाह का बेगम। इसके बाद आता है वचन कि वचन किसे कहते हैं। अब हम अभी तक हम पढ़ रहे थे लिंग, अब हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन का अर्थ है संख्या। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए वचन क्या कहलाते हैं। एक वचन, यहाँ एक चूहा है, यहाँ बहुत सारे चूहे थे इसलिए यहाँ पर अनेक चूहे लिखा हुआ है। यहाँ एक लड़की है और यहाँ अनेक लड़कियाँ हैं, तो संख्या का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन मतलब संख्या। तो शब्दों के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से उसके संख्या में एक हो या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिएगा। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाती हूँ उसे नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, छात्र, टोपी, तितली, मेज, गाड़ी, पुस्तक आदि। इसके बाद है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, छात्राएं, टोपियां, गुड़ियां, तितलियां, मेजें, गुड़ियां, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान। कुछ शब्दों के रूप से ही उनके एक वचन और बहुवचन में होने का बोध होता है। कुछ शब्दों के वाक्यों में प्रयोग होने पर उनके एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। तो कैसे पहचानते हैं हम, देखिए वचन की पहचान कैसे करते हैं। कुछ शब्दों के रूप से ही उनके एक वचन और बहुवचन में होने का बोध होता है। कुछ शब्दों के वाक्यों में प्रयोग होने पर उनके एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। वचन की पहचान के 3 नियम हैं। संज्ञा की रूपरेखा से, एक वचन व बहुवचन से संज्ञा की रूपरेखा बदल जाती है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा संज्ञा से एक वचन का बोध होता है। बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे संज्ञा से बहुवचन का बोध होता है। सर्वनाम की रूपरेखा से, एक वचन व बहुवचन में सर्वनाम की रूपरेखा बदल जाती है। जैसे मैं तैर रहा हूँ, मैं सर्वनाम से एक वचन का बोध होता है। हम तैर रहे हैं, हम सर्वनाम से बहुवचन का बोध होता है। क्रिया की रूप पहचान से, एक वचन व बहुवचन में क्रिया की रूप रचना बदल जाती है। जैसे छात्र विद्यालय जा रहे हैं, जा रहा है क्रिया से एक वचन का बोध हो रहा है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं क्रिया से बहुवचन का बोध होता है। इन दोनों वाक्यों में छात्र संज्ञा शब्द एक समान रूप में प्रयुक्त हुए हैं, परंतु जा रहा है क्रिया से एक वचन और जा रहे हैं क्रिया से बहुवचन का बोध होता है। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को ए में बदलकर पपीता, पपीते, पत्ता, पत्ते, घोड़ा, घोड़े, पंखा, पंखे, तोता, तोते, केला, केले, लड़का, लड़के, रास्ता, रास्ते।
स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को ए में बदलकर पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, बात बातें, आँख आँखें, आदत आदतें, मशीन मशीनें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ई तथा ई को या में बदलकर तो दवाई दवाइयाँ, निधि निधियाँ, नाली नालियाँ, साड़ी साड़ियाँ, रीति रीतियाँ, जाति जातियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले या को या में बदलकर बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ऊ तथा ऊ के बाद में ए जोड़ देने तथा दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदलकर वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं, इसी तरह बहु का बहुएं, जू का जुएं, वधु का वधुएं। कुछ अब आते हैं इधर हम कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं जैसे आग, आकाश, जनता, सत्य, वर्षा, पानी, धूप आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं जैसे प्राण, होश, लोक, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल आदि। कुछ एक वचन शब्दों के साथ जन, वृंद, गण और लोग आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं जैसे गुरु धनजन, गुरुजन, छात्र धनगण, छात्रगण। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं कारक में। ठीक है, कारक देखिए, चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आयुष ने फ़ोन किया, मैंने नेहा को फूल दिया, पानी में मछली है। ये जो को है और में है और ने है, ये क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब हम जानकारी हासिल करेंगे कि कारक क्या हैं। इन वाक्यों में आयुष, नेहा तथा मछली संज्ञा शब्दों के साथ ने, को तथा में शब्द आए हैं। संज्ञा के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। इन चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। ये वाक्य रचना में आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो समझ में नहीं आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।